हाय गाइस, अपन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, जो अपना स्टार्ट हो गया था और इसके 2 लेक्चर्स हमने पढ़ लिए थे। इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और था, उस क्वेश्चन को लास्ट में डिस्कस करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स अगर तुमने सॉल्व नहीं किया है तो उसकी हिंट मैं दे देती हूँ। जो भी क्वेश्चन था उसमें क्या करना था, कुछ ऐसे था 2A और ये क्या बन रहा था, प्रोडक्ट, ऐसे था ना। तो इसमें क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए अपन क्या लिखेंगे, R इक्वल्स टू माइनस ये 2 था ना, इसको मैंने क्या लिखा था 1/2 और ये dA/dt, या R था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। बस अगर तुमने नहीं किया तो ऐसे करके देखो, ऐसे आंसर आ जाएगा। अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का आंसर मैं लास्ट में बताती हूँ तुम्हें क्या था यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये टॉपिक क्या है, इसमें हमें क्या देखना है, देखो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमने देखा था स्मॉल आर क्या थी, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट का मतलब मैंने तुमसे क्या कहा था, क्या समझोगे, स्पीड। स्पीड मतलब टाइम के साथ क्या होता है, कभी हम 5 किलोमीटर चल रहे हैं, कभी 1 किलोमीटर चल रहे हैं, टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज होना, दिस इज़ कॉल्ड स्पीड, यही होता है ना। तो अगर अपन रिएक्शंस की बात करें तो स्पीड को अपन क्या बोल देते हैं, रेट बोलते हैं, ठीक है। जब रिएक्शंस होती हैं तो हमने स्पीड को नया नाम क्या दे दिया, रेट नाम दे दिया। और इसके लिए मैंने क्या बोला था तुमसे, टाइम के साथ क्या होना, कंसनट्रेशन में यानी अमाउंट में चेंज होना। किसके अमाउंट में, या तो रिएक्टेंट के या फिर किसके होगा, प्रोडक्ट के। ये मैंने रफली लिखा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन में क्या आना, चेंज आना। इसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट कम होते जाते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं, ज़्यादा होते जाते हैं। फिर इसके बाद हमने क्या देखा था, आर एवरेज। एवरेज मतलब क्या होता है, एवरेज मतलब ऐसे हमने ग्राफ बनाया था, कुछ ध्यान हो तो। पहले कंसंट्रेशन कितनी है, ए पॉइंट पर रिएक्टेंट कितना है, R1, धीरे धीरे और कम हो गया और कम हो गया, बी पॉइंट पे कितना है, R2। तो इस ए से बी के टाइम पर एवरेज कितना आएगा, तो फिर हमने क्या देखा था, आर एवरेज देखा था। इसका फॉर्मूला क्या था, फाइनल माइनस इनिशियल, ये फाइनल है, नीचे आ रहे हैं ना, R2 माइनस R1, और इसके लिए टाइम क्या होगा, ऐसे कुछ किया था हमने, T1 और ये क्या था, T2। तो डिफरेंस निकालना है तो, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम, इतना हमने देखा था। अब देखते हैं इसके बाद क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज टाइम जो होता है ना, वो क्या बताता है, टाइम इंटरवल, इतने से इतने टाइम के बीच में स्पीड इतनी रही रिएक्शन की, ठीक है। इतने से इतने टाइम के बीच में रिएक्शन की स्पीड क्या रही, इतनी रही थी। अब हमें क्या देखना है, इंस्टेंटेनियस। जैसे तुमने मैगी वाली ऐड में देखा होगा, इंस्टेंट मैगी, इसका मतलब क्या हो गया कि एक फिक्स टाइम पर, जैसे मैं बोलूँ टी इक्वल्स टू क्या है, 5 सेकेंड, फिक्स टाइम हो गया ना। तो एक पर्टिकुलर टाइम पर रिएक्शन की स्पीड कितनी है, उसे हम क्या बोल देते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। नॉट इम्पॉर्टेंट, सिर्फ तुम्हें इतने इस वर्ड का मतलब समझ लो क्या होता है। एक फिक्स टाइम पर अगर हमें क्या निकालनी है, रिएक्शन की स्पीड फाइंड करनी है, देन वी विल से इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और कैसे फाइंड करते हैं उसको, बिल्कुल सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाता है, जो लिमिट होती है ना, लिमिट मतलब टाइम। अच्छा एक बात बताओ, एक फिक्स टाइम की बात करें, इसको मैं दोबारा से लिखती हूँ, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं अपन। देखो ये बना यहाँ पर, अब मैं इसको कर देती हूँ आर, फॉर्मूला तो यही रहेगा, आर इंस्टेंटेनियस। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, इंस्टेंटेनियस का मतलब मैंने क्या कहा, एक फिक्स टाइम पर, और वो फिक्स टाइम कितना कर दिया मैंने, 5 सेकेंड। अगर मैं तुमसे कहूँ इन फिक्स टाइम कौन सा है, तुम बोलोगे 5 सेकेंड। मैं बोल रही हूँ इनिशियल टाइम कौन सा है, 5 सेकेंड। फाइनल टाइम कौन सा है, 5 सेकेंड। क्योंकि हमें रेट ऑफ रिएक्शन किस पे फाइंड करनी है, एक पर्टिकुलर टाइम पर, और वो पर्टिकुलर टाइम कितना है, 5 सेकेंड है। इसका मतलब क्या हुआ, T1 भी क्या रहने वाला है, 5 सेकेंड, T2 भी क्या रहने वाला है, 5 सेकेंड, यही तो होगा। तो बताओ T2 माइनस T1 कितना आएगा, 0। तो यहाँ पे क्या होता है, सब कुछ सेम रहेगा। एग्जाम में कभी नहीं आता, सिर्फ तुम्हारे समझने के लिए है कि अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला लिखना हो तो ये तो रहेगा ही। इसके साथ क्या हो जाएगा, डेल्टा टी, चेंज इन टाइम, T2 माइनस T1 चेंज इन टाइम हो गया, और वो कितना होना चाहिए, 0। जैसे ये 0 हो जाए, इसका मतलब हम किसकी बात करें, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है, सिर्फ टाइम लिमिट आ जाती है, और वो टाइम लिमिट कितना हो जाएगा, 0। अब अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, टॉपिक क्या है नेक्स्ट, रेट कांस्टेंट की बात करते हैं। ये रेट कांस्टेंट वर्ड आया कहाँ से, उसको देखेंगे। देखो इसमें अपन बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले
रेट ऑफ रिएक्शन। जब भी रेट ऑफ रिएक्शन आ जाए ना, और अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा हो तो इसको एक वर्ड डाल दो दिमाग में, स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, इसकी बात करते हैं। और मैंने इसके लिए क्या किया, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल लिखा रिएक्टेंट, और इस रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। इसके बाद क्या हुआ, एक बात हमें पता ही है, क्या पता है कि ये प्रोडक्ट इनिशियल कौन होगा। अगर मैं एक कंटेनर में रख दूँ तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, रिएक्टेंट ही तो रखेंगे एक कंटेनर में। ये कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने क्या रख दिया, आर रख दिया। तो सबसे पहले हमारे पास कौन होगा, आर ही होगा। ठीक है। अब बताओ जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, टाइम बढ़ता जाएगा तो रिएक्टेंट क्या होता जाएगा, रिएक्टेंट कम होता जाएगा। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि वो किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में। ऐसे ही होगा ना, रिएक्टेंट कम हो गया क्योंकि रिएक्टेंट क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है। अब बताओ प्रोडक्ट बन रहा है प्रोडक्ट, बनने दो। मैं तुमसे ये कहूँ कि प्रोडक्ट को बना कौन रहा है, तो तुम आंसर क्या दोगे, प्रोडक्ट को बना रहा है कौन, रिएक्टेंट। ऐसे ही तो हो रहा है। ठीक है। दूसरी बात बताओ, मैं बोल रही हूँ कि प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, ज़्यादा है। अगर मैं बोलूँ प्रोडक्ट कम बन रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोडक्ट कम बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट भी हमारे पास क्या है, कम है। तो एक बात अपन बोल सकते हैं, अगर रिएक्टेंट ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा। रिएक्टेंट कम है हमारे पास तो प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, कम बनेगा। ऐसे ही होगा ना। अब ये बताओ प्रोडक्ट का बनना, प्रोडक्ट की सारी कहानी जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है, प्रोडक्ट की सारी कहानी किस पर डिपेंड कर रही है, रिएक्टेंट पर। प्रोडक्ट का ज़्यादा बनना, प्रोडक्ट का कम बनना, प्रोडक्ट की स्पीड, ये सब किस पर डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट पर। क्योंकि रिएक्टेंट ही तो क्या बना रहा है, प्रोडक्ट। हो गया अपना टॉपिक, बस यही है। एक लॉ आता है, इससे रिलेटेड कौन सा था, उसको बोलते हैं मास एक्शन लॉ। मास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है। अब ये लॉ क्या कहता है, किसी भी रिएक्शन के लिए अपन बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन, ये आर और ये क्या है यहाँ पर, प्रोडक्ट। किसी भी रिएक्शन की जो रेट है वो किस पर डिपेंड करेगी, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किस पर डिपेंड करेगी, रिएक्टेंट पे, है ना, रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी। तो ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, आर। किसी भी रिएक्शन की स्पीड का मतलब रेट, और क्या समझ सकते हैं, प्रोडक्ट का बनना किस पर डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट पे, रिएक्टेंट के अमाउंट पर। और अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था, अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। इसको हम ऐसे शो करते हैं। ठीक है। रिएक्टेंट ज़्यादा, प्रोडक्ट ज़्यादा, तो यानी स्पीड भी क्या हो गई, ज़्यादा। अब इस प्रोपोर्शनल को हटा दो यहाँ से, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हम यहाँ से क्या लगाएंगे, कांस्टेंट, और ये क्या है यहाँ पे, आर। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब ये क्या है, कांस्टेंट है ना, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। तो इस के का ही नाम क्या हो जाता है, इस के का नाम होता है रेट कांस्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइन रेट कांस्टेंट, डिफाइन करवाएगा, डेफिनेशन कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो डिफाइन करते हैं इसको, कैसे डिफाइन करें। एक तुमने 10th क्लास में, छोटी क्लासेस में ये पढ़ा होगा, आर किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर, रेजिस्टेंस है ये, लेंथ पर डिपेंड करता है और एरिया पर डिपेंड करता है। हमने पढ़ा है ये 10th क्लास में, मतलब बहुत पहले पढ़ रखा है। आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए, और आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाते हैं, और वो कांस्टेंट क्या होता है, रो एल अपॉन ए। ऐसे ही कुछ देखा है ना हमने, प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, रो एल अपॉन ए। ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि आर रेजिस्टेंस है तो रो क्या होता है, रो इज़ रेजिस्टिविटी, या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं, चलो रेजिस्टिविटी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं ना, रेजिस्टिविटी। इतना सब कुछ क्यों आ गया यहाँ पर अपन, क्योंकि डिफाइन करना है। कभी भी किसी कांस्टेंट को डिफाइन करना हो तो तुम एक बात याद रख लो, किसको, कभी भी किसी कांस्टेंट को डिफाइन करना हो, ये कांस्टेंट ही तो है, तो उसके साथ वालों को 1 कर दो। लेंथ ऑफ वायर एल कितना कर दिया, 1 सेंटीमीटर, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ वायर 1 सेंटीमीटर, एरिया इज़ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी 1, ये भी 1, देन आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो, दैट मीन्स रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। जो रेजिस्टेंस होगा उसे हम क्या बोल देंगे, रेजिस्टिविटी। ठीक है। अब इसको डिफाइन करो, कैसे करोगे, ये रेट है, ये के है, ये आर है, हमें किसको डिफाइन करना है, इस कांस्टेंट को। अभी मैंने तुमसे एक बात कही है, कभी भी किसी कांस्टेंट को डिफाइन करना हो तो जो उसके साथ वाले हैं ना, यही तो है, उसको तुम क्या एज्यूम कर लोगे, 1। तो क्या लिखे यहाँ पर देखो, आर क्या रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का अमाउंट है, अमाउंट को हम कंसंट्रेशन बोल रहे हैं,
क्या लिख रहे हैं इसको, यूनिटी। या तो तुम यूनिटी बोल दो, ठीक है, या फिर क्या बोल दोगे 1 मोल पर लीटर, कैसे भी बोल सकते हो, दोनों करेक्ट है। अगर मैं आर को 1 कर दूँ तो रेट क्या हो जाएगा, रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के। हो गई डेफिनेशन। इतना सब कुछ हमने पढ़ा है, 10 मिनट हो गए हमें यही पढ़ते जा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या आना है, क्वेश्चन सिर्फ इतना आना है, व्हाट इज़ रेट कांस्टेंट। देखो मैं एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन कैसे आते हैं वो तो मैं साथ के साथ बताती जाती हूँ, लेकिन नॉलेज सबकी होनी चाहिए, तो इसलिए इतना सब कुछ डिस्कस किया है। रेट कांस्टेंट को डिफाइन कैसे करोगे, कांस्टेंट क्या है, रेट कांस्टेंट के है। कैसे डिफाइन किया, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आर की बात कर रहे हैं, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी, देन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट, क्योंकि दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। हो गया यहाँ तक। देखो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है ना, एक तो 3 लेक्चर्स हो गई, अपना 3rd लेक्चर है आज। तो वहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे आता है अगर अपन बात करें तो सबसे पहले आएगा डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करवाएगा। अगर रेट ऑफ रिएक्शन को नहीं करवा रहे तो किसको करवाएगा, आर एवरेज, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को। सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, सेकंड क्वेश्चन आएगा इनकी यूनिट, किसी की भी वो यूनिट पूछ सकता है, और यूनिट क्या सेम ही रहनी है, मोल पर लीटर पर सेकंड, यूनिट तो सेम रहनी है, अपन ने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन रेट कांस्टेंट, ये हमने आज देख ही लिया। इसके बाद क्या आना है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है, यूनिट फाइंड करवाएगा। तो अब इसके यूनिट की बात करते हैं, पहले समझेंगे अपन, तुम लिखना मत अभी, पहले समझ लो इसको कि रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे आनी है। क्या हर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट सेम रहेगी क्या, देखो एक तो होता है, चलो ऐसे लिखते हैं, पहले समझो उसको। एग्जाम्पल लिखा मैंने, फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये लिखा ए, और इस ए से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, ठीक है। और एक दूसरा एग्जाम्पल लिखा मैंने ए प्लस बी, और इससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, ठीक है। इसके लिए मैं बात करूँ यहाँ पर, रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगी, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग ए पर, क्योंकि रिएक्टेंट ही किसको बनाने वाला है, प्रोडक्ट को। इसमें बात करूँ रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ए पर भी डिपेंड करेगा और बी पर, क्योंकि दोनों ही क्या है, रिएक्टेंट है, तो दोनों पर डिपेंड करेगा। ऐसे ही होगा ना। रेट ऑफ रिएक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन हमने अभी भी देखा था, प्रोडक्ट की सारी कहानी, प्रोडक्ट का बनना, कम बनना, ज़्यादा बनना किस पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट पे। रिएक्टेंट यहाँ पर ए है तो हमने ए लिख दिया, यहाँ ए और बी है तो दोनों लिख दिया, ठीक है। प्लस मत लगाना यहाँ पे, ये ध्यान रखना। इसको सॉल्व करो, प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट। हो गया इतना। यहाँ पे भी प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे यहाँ तक तो अपन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, के की यूनिट। अच्छा यहाँ पे भी आर, यहाँ पर भी आर, ये बात ध्यान रखना, मैंने वैसे पहले बता दी तुम्हें कि जो आर है ना उसकी यूनिट कोई सी भी रिएक्शन हो उसके लिए क्या रहनी है, सेम रहनी है। कोई सी भी मतलब ए है, ए बी है, ए बी सी है, कुछ भी आ जाए, आर की यूनिट फिक्स है, मोल पर लीटर और टाइम, टाइम को मैं लिख रही हूँ यहाँ पे सेकंड, ये यूनिट फिक्स है, इसको तो तुम याद ही कर लो सीधे। आर की यूनिट यही रहने वाली है। हमें किसकी यूनिट फाइंड करनी है, के की। के क्या है यहाँ पर, के को अगर मैं लिखूँ तो रेट कांस्टेंट। अच्छा इसका एक नाम और होता है, इसका नाम होता है ये रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या था, रेजिस्टेंस, और ये क्या था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ऐसे ही था ना। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, ये है रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसकी यूनिट। कैसे करोगे, के, ये के का फॉर्मूला निकालो, के की यूनिट चाहिए तो के का फॉर्मूला, के का फॉर्मूला कैसे आएगा, आर डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए। इसके लिए करो के आर डिवाइड बाय ए, और क्या है यहाँ पर बी, ठीक है। अब देखो तुम एक बात, आर की यूनिट लिख देंगे यहाँ पर अपन, कुछ भी आएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड लिखा हुआ है। अब यहाँ नीचे किसकी यूनिट आनी है, ए की आनी है। और यहाँ बताओ आर की यूनिट तो यहाँ पे भी सेम आएगी, आर की यूनिट तो फिक्स रहनी है, अभी लिख दिया मैंने। लेकिन जो नीचे है यहाँ पर ए की यूनिट आनी है, और यहाँ पे किसकी आएगी, ए की आएगी और किसकी आएगी, बी की, दोनों की आएगी ना। तो एक बात तुम खुद सोच के देखो, क्या के की यूनिट हमेशा सेम आएगी क्या, के की यूनिट जो है वो हमेशा सेम आएगी क्या। देखो यहाँ पर, यहाँ ए है, यहाँ ए और बी दोनों हैं, जब सॉल्व करेंगे तो अलग अलग आएगी ना। इसका मतलब इस वाले टॉपिक से ये बताना था मुझे, नोट नहीं करना है तुम्हें, सिर्फ ये बताना था कि के की रिएक्शन, के की जो यूनिट होती है, रेट कांस्टेंट की यूनिट जो होती है वो अलग अलग रिएक्शंस के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। के की यूनिट अलग अलग रिएक्शंस के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। अब हम क्या करते हैं,
इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को हम डराइव करें, ठीक है, पूरे फॉर्मूले को लिखें। लेकिन एक बात बताओ, जब वो एग्ज़ाम में आना ही नहीं है तो पूरा डेरिवेशन क्यों करें? तो अपन क्या करते हैं, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बात करें, के की यूनिट को फाइंड करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ के की यूनिट को फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होगा, मोल। मोल के साथ यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस एन। फिर लीटर, लीटर के साथ क्या आएगा, n-1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स। इस फॉर्मूले को याद रख लो, हो गया अपना काम, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। देखो जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पर a, और इस a से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, ऐसे बन गया। तो ये a लिखा हुआ है ना, कितनी बार a लिखा हुआ है ये बताओ, एक ही तो मूल है इसका। इसका मतलब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी, 1, ठीक है। इसके बाद देखो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 2a, तो अब बताओ कितने, यहाँ पे 2 है ना, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 2। अब नेक्स्ट बात नोट तो तुम्हें सिर्फ इतना करना है ये वाला। अब मेरी बात समझो बस, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो ये 1 हो गया, ये 2 लिखा हुआ है तो 2 हो गया। तुम्हें क्या करना है, n = 1, n की वैल्यू रखते जाओ। n को बोलते हैं अपन ऑर्डर, ठीक है। क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन कैसे आता है एग्ज़ाम में, क्वेश्चन आएगा, पहले मैं लिखती हूँ फिर तुम्हें समझाती हूँ। ये आएगा n = 0, सपोज़ करो n = 0 है, तो इसको हम बोलते हैं कौन सा ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, पहले तुम इतना समझो। अगर n = क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में, क्वेश्चन आएगा गिव द यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के बताओ, और आता भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाओ इस पर, फॉर्मूला नहीं पूछता, यूनिट पूछता है। गिव द यूनिट ऑफ के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये आएगा। इसका मतलब तुम्हें क्या सॉल्व करना है, तो इसका मतलब है जीरो ऑर्डर का मतलब हमें n की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 0, ठीक है। करके देखें, देखो k = मोल 1 माइनस n, तो n की वैल्यू कितनी है, 0, रखते थे एक बार तो रखते हैं। फिर लीटर, ये क्या हो गया, 0 - 1, और सेकंड तो ऐसे ही रहेगा, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ n की वैल्यू पुट करिए। इसको सॉल्व करो, मोल 1 का 1 ही रहना है, लीटर -1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये हो गया अपना। तो ये किसके लिए आ गया, k आ गया, कौन से ऑर्डर के लिए, 0, तो मैंने यहाँ पे ये लगा दिया नोट, ठीक है। अगर मैं तुमसे बात करूँ कि फर्स्ट ऑर्डर का बताओ, तो क्या करोगे, n = 1, n = 1 का मतलब ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब क्या करोगे, अब हम n की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 1 कर दें, करते हैं। देखो k ये हो गया मोल, और यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करो, 1 - 1 लीटर, फिर n की वैल्यू 1, 1 - 1, और ये क्या हो गया, सेकंड इनवर्स। इसको सॉल्व करो, 1 - 1 क्या होता है, 0, ठीक है, और लीटर 1 - 1 ये भी 0, सेकंड इनवर्स। अच्छा अब ये बताओ, अगर ये पावर 0 हो, बेस है ना, इस बेस की पावर कितनी है, 0, तो तुम्हें पता होगा किसी भी बेस की पावर 0 हो, सपोज x की पावर 0, तो अपन क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं ना, तो ये भी 1 होने वाला है, ये भी 1 होने वाला है, और ये क्या हो गया, सेकंड इनवर्स। 1 को हम लिखते नहीं, 1 को हम लिखते नहीं, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए k1, फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी तरफ से स्टार मार्क कर लेना, आता है एग्ज़ाम में। जीरो ऑर्डर का हो गया, फर्स्ट ऑर्डर का हो गया, सेकंड ऑर्डर का तुम खुद से करके देखो, वीडियो पॉज करो, और सेकंड ऑर्डर के लिए अपने आप k की यूनिट वो फाइंड करो। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ n की वैल्यू 2 पुट कर दो, हो गया आंसर। करके देखो इसे एक बार, इजीली हो जाएगा। अपने आप करके देखो, कुछ n की वैल्यू को 2 पुट करें, कर लिया होगा तुमने, वीडियो पॉज करके मैं करती हूँ इसको सॉल्व। देखो 0 हो गया, 1 हो गया, अब मैं 2 यहाँ कर देती हूँ साइड में। क्या करना है, n की वैल्यू 2 पुट करनी है हमें, क्योंकि वो किसकी बात कर रहा है, सेकंड ऑर्डर की बात कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ k, क्योंकि सेकंड ऑर्डर है तो मैं 2 लिखती हूँ। देखो यहाँ पे जीरो ऑर्डर है तो 0 लिख दिया, फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 लिख दिया, और सेकंड ऑर्डर है तो 2 लिख दिया। क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोल n की पावर 2 रखो, 1 - 2, फिर लीटर n की पावर क्या रखोगे, 2 - 1, और ये क्या हो गया, सेकंड इनवर्स। सॉल्व कर लो इसको, 1 - 2 -1 आने वाला है, ये 1 आएगा, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 0, 1, 2 इनमें से किसी का भी पूछेगा हम कर लेंगे इसको सॉल्व। अब अपन करते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा ना, वो तो अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन एक न्यूमेरिकल था जो इससे पहले दिया था, उसको सॉल्व करते हैं।
देखो ये क्वेश्चन था अपना, वैसे तुम्हारे पास लिखा हुआ होगा, मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है। अब देखो सबसे पहले क्या करना है हमें, क्या क्या गिवन है उसकी बात करो। कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट। तो जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है वो पहले कितनी थी, पहले थी 0.5 मोल पर लीटर, ठीक है। और कहाँ से कितना चेंज आया, 0.4, यही तो हो रहा है। पहले 0.5 थी, ज़्यादा थी, उसके बाद 0.4 हो गई, यानी क्या हो गई, कम हो गई। तो ये तो हो गई अपनी इनिशियल, R1 लिखती हूँ मैं इसको, 0.5 मोल पर लीटर। और ये कौन सी हो जाएगी, R2, R2 क्या लिखोगे, 0.4 मोल पर लीटर, ठीक है। R1 R2 हो गया। टाइम कितना दे रखा है, 10 मिनट, ये लिखा हमने टाइम 10 मिनट। इसके बाद इसने क्या पूछा है, कैलकुलेट R फॉर दिस टाइम ऑफ इंटरवल। इसके बाद इस लाइन से मतलब समझते हो, टाइम ऑफ इंटरवल का मतलब वो किसकी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है किसकी, R एवरेज। आज की क्लास में भी हमने देखा था, इससे पहले हमने पढ़ ही लिया है। टाइम ऑफ इंटरवल का मतलब होता है इतने से इतने टाइम के बीच में। अच्छा यहाँ पे तो एक ही टाइम दे रखा है, तो इनिशियल टाइम हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, स्टार्टिंग न्यू रिएक्शन। और ये कौन सा हो जाएगा, फाइनल टाइम, ठीक है। ऐसे कर लो। अब अपना फॉर्मूला क्या था, इस रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने के कितने फॉर्मूले हमारे पास, 2 फॉर्मूले हैं। कौन कौन से, एक तो मैंने तुम्हें बताया था रिएक्टेंट के बेस पर, और एक किसके बेस पर बताया था, प्रोडक्ट के बेस पर। अगर तुम्हें आज का लेक्चर नहीं समझ में आ रहा ना, तो एक बार क्या करो, इससे पहले वाले लेक्चर को देखो, तब जाके थोड़ा बहुत समझ में आएगा। डायरेक्ट अगर यहाँ पर आ गए ना तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रही हूँ, तुम्हें क्या पता कैसे सॉल्व किया है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला R2, क्योंकि ये मैंने पहले बता दिया तो मैं डायरेक्ट लिखती हूँ इसको, T2 माइनस T1। सिंपल बात करें तो R एवरेज, और ये माइनस आएगा क्योंकि रिएक्टेंट क्या होता है, कम होता है, माइनस ऐसे ही लिखा था ना हमने, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज होना टाइम के साथ। लेकिन एक बात तो बताओ, अगर तुम्हें ध्यान हो तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। इस 2 को मैंने कुछ कहा था ना तुमसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या करते हैं, स्टाइक्योमेट्री का डायरेक्ट करती हूँ मैं, डिवाइड करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इससे पहले वाला लेक्चर देख लो एक बार। तो 2 को हमने क्या कर दिया, 1/2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, जब यहाँ 1/2 है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस तो है ही है, 1/2। अब कुछ भी नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। जब सॉल्व करोगे तो यहाँ कर देते हैं सॉल्व, मैं यहाँ करती हूँ इसको सॉल्व। R एवरेज इक्वल्स टू माइनस 1/2, R2 कितना है, 0.4 माइनस 0.5, और टाइम क्या है, 10 मिनट्स में निकाल लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। जब सॉल्व करोगे 0.4, 0.5, 0.1 आएगा, माइनस में आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 0.1/10, यही आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0.1 गया, यहाँ से 0.1 गया तो यहाँ पे 10, ये हो जाएगा आंसर। यहाँ लिखती हूँ मैं, इसको हटा देती हूँ यहाँ से। आंसर हो जाएगा ये 0.5, ठीक है। और ये हो जाएगा 10⁻⁻2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10⁻⁻3 मोल पर लीटर पर मिनट। हो गया आंसर सॉल्व, ठीक है। मिनट में कहा है तो मिनट में कर लेंगे। अगर यही क्वेश्चन हमें सेकंड में सॉल्व करना होता तो हमें आता है अच्छे से, कैसे कर सकते हैं सेकंड में सॉल्व करना हो, तो कर चुके हैं ना अपन। क्या करेंगे, 60 का क्या कर देंगे, डिवाइड, ध्यान रखना। सेकंड में चेंज करना है तो 60 का क्या करेंगे, डिवाइड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में।